साथियों नमस्कार। रिट मेंस को लेकर लेवल 2 को लेकर ये पेपर है। देखिए पूरे 150 सवाल हैं। शुरू करते हैं सीधा पेपर को। देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं जाए, पूरे 150 पेपर हैं। आप अपना आकलन जरूर करें परीक्षा से पहले। सब्जेक्ट वाइज एसएसटी को लेकर ये सवाल है। शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और परीक्षा का पेपर लगभग ऐसा ही आएगा। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा अगर आप सही उत्तर देना चाहें तो। कमलनाथ उदयपुर में, ऋषिकेश सिरोही में, सायरा उदयपुर में, इसराना पाकर अलवर में। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए जो सही सुमेलित नहीं है वो है इसराना पाकर अलवर में, क्योंकि इसराना पाकर कहाँ पर है तो ये है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में है। देखिए इसको लेकर थोड़ा और बात कर देते हैं। तो कमलनाथ है ये उदयपुर में है, इसकी ऊंचाई है तो 1001 मीटर है। फिर ऋषिकेश है तो वो 1017 मीटर है। फिर जो सायरा है वो 900 मीटर है। कितने? 900। और जो इसराना पाकर है जो जालोर में है, अलवर में नहीं है, वो है 839 मीटर। दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप निम्न में से कौन से हैं? बरखान, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। जो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है वो है बरखान। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है। ये अर्धचंद्राकार होते हैं बालू का स्तूप, तो पूछा जाता है अर्धचंद्राकार कौन से होते हैं, तो वो बरखान होते हैं। याद रखेंगे। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है तो ये शेखावटी में है, चूरू में है, नीमका थाना सीकर में है, सूरतगढ़ में है। यहाँ पर मुख्यतः बरखान पाए जाते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं? श्रीगंगानगर, धौलपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। बताएं। तो जो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वो पड़ती हैं बांसवाड़ा में। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिन साथियों राज्य में सबसे लंबा और गर्म दिन होता है 21 जून को। आगे देखेंगे। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मृदा में सुधार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चूना का। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर अम्लीय मृदा का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, याद रखेंगे। 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले क्रमशः हैं। तो 70वीं वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वनावरण में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, तो सर्वाधिक कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो ये है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, याद रखेंगे। आगे देखिए। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बताए। तो ये पाए जाते हैं 58.11% पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों अब अगर आप उत्तर देना चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा समय चला जाएगा। इसके आगे बात करें तो अगर ये जो पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला के ढालों पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे। जयसमंद झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है जयसमंद झील के बारे में। तो इस झील का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया नहीं, जगत सिंह प्रथम ने नहीं कराया। तो इनका जो निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। इसके आगे देखिए। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? नहीं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी है, दूसरी नहीं है ये। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस झील पर 9 टापू बने हैं जिसमें सबसे बड़ा टापू प्यारी है। नहीं, जो सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का भांगड़ा है और सबसे जो छोटा है वो है प्यारी। तो ये तीनों ही कथन असत्य है। तो ये ABC 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, बताए। अच्छा सवाल है। तो कोठारी नदी का उद्गम है वो दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है तो ये राजसमंद में है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 100
45 किलोमीटर हैं, याद रखेंगे, जो राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में प्रवाहित होती हैं। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान रहा है? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान रहा है? ये ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। तो ये 3 नंबर है केवलादेव अभ्यारण्य। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सलीम अली की कार्यस्थली है केवलादेव अभ्यारण्य, याद रखेंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है और पक्षियों का स्वर्ग और पक्षियों का सबसे बड़ा चरण स्थली के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है ये सवाल, याद रखेंगे। और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1956 को हुई, याद रखेंगे। और राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको 1981 में। आगे देखेंगे, राजस्थान के आकेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? आकेट निषेध क्षेत्रों के संदर्भ में बताएं। तो देखिए कौन सा कथन असुमेलित देखना है। तो जो सातिन है वो जोधपुर में सही है, सैंतल सागर दौसा में है, जरोदा नागौर में है, जोड़िया ये पाली में नहीं है। तो 6 नंबर असुमेलित हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए राजस्थान में कुल 33 आकेट निषेध कितने हैं? 33 है। पूछा जा सकता है कितने आकेट निषेध क्षेत्र हैं? तो 33 हैं। और जो जोड़िया आकेट निषेध क्षेत्र हैं वो अलवर में है, पाली में नहीं है, ये भी याद रखें। और राजस्थान का सबसे बड़ा आकेट निषेध जो क्षेत्र हैं वो समस्तर जो कोटसर बीकानेर में है, याद रखेंगे, बीकानेर में। आगे देखेंगे दूसरा सवाल, जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला, अच्छा सवाल है, बताएं। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जो अजमेर है वो जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला है। 1 नंबर उत्तर इसका नहीं, सॉरी, जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का ये डूंगरपुर है, याद रखेंगे। 2 नंबर उत्तर इसका सही होगा। जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जिला डूंगरपुर है। और इसके बारे में अगर बात करें तो 18 जनवरी 2016 को देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को बनाया था। देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम बना था 2016 में। और जैविक खेती अपनाने वाला राज्य का पहला जो जिला है वो डूंगरपुर है। और राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में खोली जाएगी, ये भी याद रखें। ऑर्गेनिक जो मंडी है। राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बार बार पूछा जाने वाला सवाल, राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 5.67%। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है और जो भारत की जनसंख्या का 5.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में 7वां स्थान है, याद रखेंगे, 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग परीक्षा में पूछा जा सकता है, बताएं। तो NH 52, NH 11, NH 58 और NH 925, बताएं। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो है वो है NH 52। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है, जो कितने जिलों से गुजरता है? तो 8 जिलों से गुजरता है, ये याद रखेंगे, परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 793.05 किलोमीटर है, याद रखेंगे। राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलिफेरस बेसिन विस्तृत हैं? राजस्थान के कितने जिलों में पेट्रोलिफेरस बेसिन विस्तृत हैं? 16, 11, 14, 15, बताएं। तो ये स्थित हैं 14 जिलों में पेट्रोलिफेरस। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और जो 14 जिलों के कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं? तो ये 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हैं, याद रखेंगे। झूठा सोना नाम से प्रसिद्ध पायरेट्स का उत्पादन होता है। झूठा सोना नाम से प्रसिद्ध पायरेट्स का उत्पादन होता है, बताएं।
तो ये सलादीपुर सीकर में 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है और इसका उपयोग गंधक का तेजाब और रासायनिक उर्वरक बनाने में होता है, याद रखेंगे। ये सलादीपुर सीकर, नया खेड़ा व कालाबार पाली में पाया जाता है, याद रखेंगे। पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य, पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सहायता बल, पर्यटन पुलिस का प्रारंभ है वो 1 अगस्त 2000 से किया गया, 1 अगस्त 2000 से। और राजस्थान में 3 पर्यटन पुलिस स्टेशन है, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। इम्पोर्टेंट सवाल देखिए, शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? 17 नंबर सवाल। आप साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके सवाल कितने सही हुए। शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल, सहाराना, भडेरी, टोपा, बताएं। तो ये कहा जाता है कोतवाल। शहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और शहरिया की बस्ती जो होती है उसे सहराना कहते हैं, सहराना, याद रखेंगे। और शहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है और जो गांव होता है उसे सहरोल कहा जाता है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ये पूछा गया है। तो देखिए हम देखते हैं, तीर्थराज मेला उदयपुर नहीं, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर, वीरात्रा माता मेला अजमेर, जगदीश मेला पाली। ये पूछा गया है 18 नंबर सवाल, कौन सा युग्म सुमेलित हैं? तो देखिए जो गरुड़ मेला है वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर में है, ये सुमेलित हैं। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अग्नि नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। ये नृत्य चरणदासी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य का प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर में है। इस नृत्य में को बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने प्रोत्साहन दिया। तो ये 3 नंबर गलत है, ये भी गलत है। ये नृत्य प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर में है, तो ये सही हो जाएगा, केवल बी। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अग्नि नृत्य का जो है वो जसनाजी संप्रदाय द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, जसनाजी संप्रदाय द्वारा। और प्रमुख जो केंद्र है वो कतरियासर बीकानेर में है। और इस नृत्य में जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह जय घोष करते हैं जो नर्तक होते हैं। इसके अलावा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को प्रोत्साहन दिया था, गंगा सिंह ने दिया था, अनूप सिंह ने नहीं। भूरीलाल जी तथा गिरिराज जी प्रसाद का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से हैं? बताएं। अच्छा सवाल है सभी, और परीक्षा का पेपर कुछ ऐसा ही आएगा, बताएं। भूरीलाल जी और गिरिराज जी प्रसाद जी का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य से है? तमाशा, गौरी, अली बख्श, सी ख्याल और नौटंकी। तो जो इनका संबंध है वो है नौटंकी से। 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो नौटंकी भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आरबीएससी की जो बुक है 10th की सभी सवाल बताए गए हैं, फिर भी आप देखें। ये लोक नाट्य जो हैं तो हाथरस शैली से प्रभावित है, ये भी ये देखें। और इसके प्रवर्तक है भूरीलाल जी और इस कला का प्रमुख कलाकार है वो गिरिराज प्रसाद है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, बताएं। तो देखिए अलगोजा सुशिर है, बांसुरी सुशिर है, मोरछंग सुशिर है, मांदल नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो मांदल है वो अवनत या ताल वाद्य यंत्र है। इसके बारे में और बात करें तो ये शिव पार्वती का वाद्य यंत्र है जो मोल्ला राजसमंद का प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? असुमिलित युग्म देखना है। 22 नंबर सवाल आपके कितने सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताते रहे। तो खेल का सामान हनुमानगढ़ सही है। गुप्तागिरी जयपुर अलवर, तहनिसा कला उदयपुर बाड़मेर, खेती के औजार नागौर। तो कौन सा असुमिलित है ये बताना है, आप साथ में कमेंट करते रहें, बताएं। तो देखिए सुमिलित कौन कौन से हैं? खेल का सामान हनुमानगढ़ सही है, गुप्तागिरी जयपुर अलवर ये भी सही है, खेती के औजार जो नागौर हैं ये भी सही है, तहनिसा कला उदयपुर बाड़मेर ये गलत हो जाएगा, असुमिलित। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शासनकाल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है विनय सिंह, शिवदान सिंह, उमेश सिंह, स्वरूप सिंह। तो ये
विनय सिंह का जो काल है, विनय सिंह का तो शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, याद रखेंगे। इसके समय बलदेव नामक चित्रकार ने गुलिस्तान नामक पुस्तक का चित्रण किया था, मूलचंद हाथीदांत का चित्रण किया था इन्हीं के समय। और महाराजा शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। कांकनबाड़ी का किला कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, कांकनबाड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर बताया गया आपको सवाल ये। तो ये अलवर में स्थित है, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और जिसका निर्माण महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। और मुगल सम्राट अकबर जो औरंगजेब है ने इस किले में दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था। सीधा पूछा जाता है कई बार कि औरंगजेब ने किस किले में दारा शिकोह को गिरफ्तार करके रखा था, तो वो कांकनवाड़ी का दुर्ग है अलवर में। निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? देखिए बताएं। पटवों की हवेली, नथवल की हवेली, कुलधरा की हवेली, पुष्य हवेली। तो पटवों की हवेली सीधे पूछे जाते हैं जैसलमेर में ही है। नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है, कुलधरा की हवेली भी जैसलमेर में। पुष्य हवेली नहीं है, 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये जोधपुर की हवेली है, पुष्य हवेली जोधपुर की है। इसके अलावा भी जोधपुर की हवेली की बात की जाए तो बड़े मियाँ की हवेली है, पुष्य हवेली है, राखी हवेली है, पोखरण हवेली है, अजीत भवन पैलेस है। ये राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, याद रखेंगे, अजीत भवन पैलेस। और एक खंबा महल अजीत सिंह ने इसका निर्माण कराया। और उमेद भवन चित्र पैलेस कल रात कार्य का दौरान निर्माण कराया गया। ये सभी जोधपुर में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लोक संत का जो संबंध है साबला गांव डूंगरपुर से है? इंपॉर्टेंट सवाल बताया गया आपको। सवाल बताएं, जो साबला गांव से संबंधित हैं वो कौन से हैं? संत मावजी, भक्त कवि दुर्लभ, नवलदास जी, राजा राम जी। जो साबला गांव डूंगरपुर से हैं संबंध वो है संत मावजी। इनका जन्म हुआ था साबला डूंगरपुर में। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इनके बारे में अगर सवाल और आते हैं तो वो ये भगवान कृष्ण के पूजा निष्कलंक अवतार रूप में करते हैं। और इनके जो उपदेश हैं वो वागड़ी भाषा में दिए गए हैं, याद रखें। और इनके जो ग्रंथ हैं वो चौपड़ा कहलाते हैं। आगे देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी, रूपनाथ जी, बिगा जी। तो रूपनाथ जी की 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये झड्डा जी बाबूजी के भतीजे थे। इन्होंने जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है, जो झड्डा जी। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कोलूमठ जोधपुर में है और सिंबुदड़ा बीकानेर में है। और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, रूपनाथ जी की। घटियाला अभिलेख का संबंध, घटियाला अभिलेख का जो संबंध है किस प्रतिहार शासक से है? कई बार पूछा गया सवाल, अच्छे सवाल है, पूरे 150 सवाल जरूर दे। घटियाला अभिलेख का जो संबंध है किस प्रतिहार शासक से हैं? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, कक्कुक, महिपाल प्रथम। घटियाला अभिलेख तो ये कक्कुक से है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मंडोर के प्रतिहार शासक कक्कुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख बनवाए थे। वर्ष 1998 में भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई? वर्ष 1998 ईस्वी में भीलवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई? बताएं। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल। ओजियाना, जोधपुरा, नोहो, लाछुरा। तो जो 1998 में भीलवाड़ा जिले में लाछुरा की खुदाई की गई। पूछा जाए कि किसके निर्देशन में, तो BR मीणा के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। वो सभ्यता का जो कालक्रम है 700 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना गया है। यहाँ से पूर्व बौद्ध काल, मौर्य काल, शुंग, कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा दी गई है? तो ये महाराणा जगत सिंह प्रथम, राणा हमीर, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा। बताए विषम घाटी पंचानन तो राणा हमीर, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो राणा हमीर हैं इनको मेवाड़ का उद्धारक उपनाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और कुंभलगढ़ शिलालेख में इनको विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह के समान, शेर के समान बताया गया है। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा? सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद बताए कौन बैठा?
सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर भानु सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय। बताए कौन बैठा जयपुर की गद्दी पर? तो ये बैठे ईश्वरी सिंह। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका जो ज्येष्ठ पुत्र हैं सवाई ईश्वरी सिंह बैठा गद्दी पर। और इनकी माता का नाम अगर पूछा जाए तो सूरज कुंवरी है, मारवाड़ के अजीत सिंह की पुत्री। निम्नलिखित में से मारवाड़ के राठौड़ शासक को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मारवाड़ के राठौड़ शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले रावसिया की बात की जाए तो ये 1240 से 1273 ईस्वी तक। तो 2 नंबर सबसे पहला हो जाएगा, यानी बी। तो ये पहले कट गया। फिर बात की जाए तो राव आस्थान है जो 1273 से 1291 तक रहे थे। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर रहे राव दुहड़ 1291 से 1309। फिर राव रायपाल 1309 से 1313। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन है? पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व कौन है? बताए। नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, मणिबहन पांड्या। बताए कौन? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व हैं वो रतन शास्त्री हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में 1912 में हुआ और ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी है, याद रखेंगे। इनको पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान की प्रथम महिला व्यक्तित्व हैं। और एक और सवाल पूछा जाता है, जो टोंक के वनस्थली में शांताबाई शिक्षा कुटीर नामक विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने अपने पति हीरालाल शास्त्री के साथ, याद रखेंगे, बालिका शिक्षा हेतु, और वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इसके अलावा अगर और बात की जाए तो 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। जयपुर राज्य प्रजामंडल में पूछा जा सकता है रतन शास्त्री का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो जयपुर प्रजामंडल से हैं। और इनको जो पद्मश्री हैं वो सरकार द्वारा 1955 में पद्मश्री और 1975 में पद्म विभूषण से नवाजा गए हैं। आगे देखेंगे। सवाल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए? बताएं। डाबी हत्याकांड में, डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए? नानक जी भील, कृपा जी ताकर, चुनीराम जी शर्मा, रुदाराम चौधरी। तो ये नानक जी भील हैं जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। डाबी किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के सदस्य पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। और 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों की डाबी नामक स्थान पर सभा हुई थी। आगे देखेंगे। अगर इनके अलावा भी बात की जाए कौन शहीद हुआ था तो ये नानक जी भील के साथ एक और शहीद हुए थे, देवीलाल गुज्जर, याद रखेंगे। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी। निम्नलिखित में से सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा था? पालकी सिरोपाव, कंठी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, हाथी सिरोपाव। बताएं। तो ये था हाथी सिरोपाव। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के विभिन्न रियासतों में कवियों, दरबारियों, सेनापतियों और अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों को राजा द्वारा दरबार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान पुरस्कार सिरोपाव कहलाता है। और पुरस्कार स्वरूप राजा द्वारा विशेष वस्त्र, आभूषण, नगद रूप दिए जाते हैं। और मारवाड़ रियासत में सर्वोच्च सिरोपाव हाथी सिरोपाव था, याद रखेंगे। हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया? हीराबाड़ी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया मालदेव राठौड़ मारवाड़ और दौलत खां नागौर। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भादराजोन विजय के बाद नागौर के शासक दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयास किया तो नाराज होकर मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया। ये युद्ध 1533 में हीराबाड़ी जो नागौर में है यहाँ पर युद्ध हुआ है और मालदेव की जीत हुई और नागौर पर अधिकार हुआ, याद रखेंगे। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का प्रभाव निम्नलिखित में से किस बोली पर आता है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव किस पर आता है? निमाड़ी, रागड़ी, चौरासी, खेराड़ी। बताए। तो ये आता है खेराड़ी पर। ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का प्रभाव खेराड़ी पर आता है। 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा
उसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती हैं ये। और खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली भी है, जिस पर ढूंढड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव भी आता है। वे राजस्थानी ग्रंथ जिसमें उर्दू, फारसी और शब्दावलियों का प्रभाव किया जाता है कहलाते हैं। वे राजस्थानी ग्रंथ जिनमें उर्दू और फारसी शब्दावलियों का प्रयोग भी किया जाता है। बात, दवावेत, ख्याल, विगत। तो ये दवावेत है, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृतिरा चित्राम नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताए। इंपॉर्टेंट सवाल। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जहूर खां मेहर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मणि मधुकर। राजस्थानी संस्कृति चिताराम नामक ग्रंथ के रचयिता तो ये है जहूर खां मेहर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनकी और रचनाओं की बात की जाए तो अर्जुन आलाख, घर मंजिला, घर कोसा। ये सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थानी संस्कृति चितारामन नामक ग्रंथ। गोरा बदल री चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गोरा बदल री चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी, नरपति नाल, जिन सेन सूरी, हेमरत्न सूरी। बताए। तो ये की हेमरत्न सूरी ने गोरा बदल री चौपाई की रचना। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। रीमा दत्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रीमा दत्ता। बताए। तो डिस्क थ्रो, तैराकी, निशानेबाजी, क्रिकेट। तो रीमा दत्ता हैं वो तैराकी से संबंधित हैं। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये अजमेर निवासी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की प्रथम महिला तैराक है। 1966 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। 1966 में तैराकी से संबंधित हैं और राजस्थान की जल परी भी कहा जाता है इनको। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये आपके सामने ऑप्शन से बताएं। तो ये किया गया राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर इसकी और बात की जाए तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की स्थापना है वो 1983 को की गई। 1983 को। ये सवाल अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन। साथ में उत्तर देते रहें। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अगर आपको नहीं पता है तो ये बास्केटबॉल है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और इसको राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो 1948 को घोषित किया गया। 1948 को। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये छोटी सादड़ी में स्थित है। यूएनओ द्वारा चर्म उद्योग के विकास हेतु किस स्थान का चयन किया गया? यूएनओ द्वारा चर्म उद्योग के विकास हेतु किस स्थान का चयन किया गया? बताए। तो ये बड़ूगांव, नागौर को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 55 से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं को प्रतिमाह कितने रुपए पेंशन प्रदान की जाती हैं? बताए। तो ये 750 रुपये। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 18 से 55 तक 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 तक 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 हज़ार और 75 से अधिक जो है वो 1500 रुपये। और बात की जाती है तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए वर्ष 2013 से शुरू की गई। लंच विथ लाड़ो का संबंध किस जिला प्रशासन से है? लंच विथ लाड़ो का। बताए। तो इनका जो संबंध है वो झुंझुनू से है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और ये वहाँ के जो कलेक्टर है झुंझुनू जिले के श्री दिनेश यादव द्वारा चलाई गई हैं। आगे देखेंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना का कब प्रारंभ की गई? राजीव गांधी जल संचय योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन आपके सामने हैं। बताए। तो ये शुरू की गई 20 अगस्त 2019 को। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी जल संचय योजना। ये 33 जिलों के सभी 245 ब्लॉक के लगभग 4000 गाँवों में किया गया था। राज्यपाल अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? बार बार पूछे जाने वाला सवाल।
प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, बताएं। तो ये देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है, याद रखेंगे। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। संसद, विधानसभा, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन कर सकता है? संसद, विधानसभा एवं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण एवं प्रबंध कौन करता है, बताएं। तो ये करता है जिलाधीश। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताएं। जो 166 में है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। 164 में राज्य के मंत्रियों का संबंधित प्रावधान। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 163 में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, बताएं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है 163। ये सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन देखना है, जो कथन सही नहीं है। देखिए, इनमें से माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक, सौतेला या दत्तक पिता माता अभिप्रेत हैं, तो ये तो सही है। इसमें असुविधाग्रस्त समूह से केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिका अभिप्रेत हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 200 बालकों के ऊपर होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। तो ये होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हो गए, कौन हो गए, बताएं। तो ये हो गए प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होगा। 2011 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय होगा कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 3, कक्षा 1 से 5 और 3 से 5, बताएं। तो ये होगा कक्षा 1 से 5 तक। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध समिति कार्यशील है? कक्षा 9 से 12 तक, बताएं। तो ये है विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों, अगर आपको साथ में उत्तर देना है तो आप वीडियो को पॉज कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर ऑप्शन बोलते गए। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कितने माह की अवधि तक ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है? कितने माह, बताएं। तो ब्रिज कोर्स जो चलाया जा रहा है वो है 3 माह तक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK कोविड काल के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि तक ब्रिज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2020 के बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस दिवस को नो बैग डे की घोषणा की, बताएं। परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये प्रत्येक शनिवार को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 20 फरवरी 2020 को बजट भाषण के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणा बिंदु 97 के अंतर्गत ये प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया। और 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार का बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा, ये भी कहा गया। बस्ता यानी बैग। राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? तो ये 1950 में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, बताएं। अच्छा सवाल है। 1, 2, 3, 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 1
1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और बात की जाए तो जो राजस्थान की जो है मान और भजन लोक गीत गायिका बतुल बेगम इसमें शामिल थी और कुल 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें राजस्थान की एक महिला सम्मिलित थी। हाल ही में काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित की गई नई किस्म डाइना किस पौधे से संबंधित है? डाइना बताएं। जीरा, खजूर, अंजीर, इसबगोल, तो ये अंजीर से संबंधित हैं डाइना। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुर द्वारा अंजीर की नई किस्म डाइना तैयार की गई है, याद रखेंगे। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर सखी प्रोग्राम किस जिले में लॉन्च किया? कंप्यूटर सखी प्रोग्राम बताएं। तो ये लॉन्च किया चूरू जिले में। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चूरू जिला प्रशासन ने कंप्यूटर सखी प्रोग्राम लॉन्च किया। कंप्यूटर सखी की शुरुआत राज्य जीविका और स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से हुई। राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की शुरुआत कब से की गई? राज्य में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए महिला निधि की शुरुआत कब से की गई? 26 अगस्त से। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनका लोकार्पण हुआ 26 अगस्त को महिला सम्मान दिवस पर। और किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। और घोषणा कब की गई? तो 2022-23 में ये जो बजट था। और महिला निधि का जो संचालन है वो राज्य जीविका द्वारा। हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? थॉमस कप किस देश ने जीता बताएं। थाईलैंड, थॉमस कप, भारत, मलेशिया, तो ये जीता भारत ने। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पुरुष बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है और भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया दिया है। पूछा जा सकता है कि जो विपक्ष में कौन था। और ये टूर्नामेंट बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसके बारे में अगर असत्य कथन में पूछा जाए तो 16 देशों की टीम हिस्सा लेती हैं इस कप में। और थॉमस और उबेर कप पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेले जाने वाला द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। आगे देखेंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये किया गया गीतांजलि श्री से। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, तो हम जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक विज्ञान है, तो सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मनोविज्ञान ही है, तो ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, तो ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिक्त शाखा नहीं है, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो असत्य कथन पूछा था, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की एक परिक्त शाखा है, व्यवहार विज्ञान भी है, आधार मनोविज्ञान है और प्रकृति वैज्ञानिक है। मतलब मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो सत्य नहीं है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के संदर्भ में, तो देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं। अंतर्दृष्टि का बोध अकस्मात होता है। अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षकरण में परिवर्तन होता है और अंतर्दृष्टि से पूर्व अनुभव सहायक नहीं है। अंतर्दृष्टि में कौशल की अपेक्षा समझ अधिक कार्य करते हैं, तो 3 नंबर जो है वो असत्य हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के विकास विशेषताओं में, तो ये बोध अकस्मात होता है, एकदम अचानक होता है और प्रत्यक्षकरण में परिवर्तन होता है और पूर्व अनुभव सहायक होता है इसमें। और दृष्टि में कौशल की अपेक्षा समझ अधिक कार्य करते हैं, तो ये सभी सही हैं 3 नंबर के अलावा। वंशानुक्रम का प्रमुख सहायक होता है, वाहक हैं। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक हैं बताए, तो ये है पितृक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बालक पितृक जिनसे हैं, अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक जैसावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए, तीव्र शारीरिक
व मानसिक विकास कौन सी एक विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, तो ये तो सही है, शास्त्रावस्था की विशेषता है। अधिकाधिक अनुकरण प्रवृत्ति, ये भी सही है। अधिकाधिक नैतिक शक्ति का अभाव, ये भी सही है। सामाजिक चेतना का विकास शास्त्रावस्था में कहाँ होता है? 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इनके अलावा भी अगर विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए, कल्पना जगत में विचरण, वास्तविक और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते, मतलब आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है और जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जो किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ये तो आगे देखेंगे। कार्ल युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो पर्यावरण में संवेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है तथा एकाकीपन से संतुष्ट रहता है कहलाता है। कार्ल युंग के अनुसार वह व्यक्ति जो पर्यावरण में संवेगात्मक द्वंद्वों और कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप तक सीमित रहता है और तथा एकाकीपन से संतुष्ट रहता है कहलाता है। एकाकीपन से संतुष्ट रहता है, बताए तो ये उभयमुखी है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नहीं, सॉरी, एकाकीपन है, सॉरी, जो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो कार्ल युंग ने 2 व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, आपको पता हो तो। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत बताए तो ये अभी रीट में पूछा गया था, जिस पर जो आपत्तियां भी लगाई थी। तो त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो त्रिआयाम में है वो 3 आयाम, मानसिक सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद या परिणाम। एक बच्चा अपने अतीत के समान परिस्थिति में किए गए अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है, ये संबंधित हैं, बताए तो ये सादृश्यता का नियम है, जो जिसमें क्या कहता है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई जो स्थिति है के प्रति अनुक्रिया करता है जो अतीत में की गई है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का विचार किसके द्वारा किया गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो विचार है वो मैक्लेलैंड और एंडिकिंसन द्वारा दिया गया। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं कहलाते हैं समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़े बालक। बताए जो शैक्षिक उपलब्धि हैं अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये पिछड़े बालक कहलाते हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। वे बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती हैं अथवा कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, पिछड़े बालक कहलाता है। अंगूर खट्टे हैं का संबंध है, बताए तथा ये तो 76 है। अंगूर खट्टे हैं का जो संबंध है बताए किससे हैं? युक्तिकरण से, प्रक्षेपण से, प्रतिक्रिया निर्माण से, शोधन से हैं, बताए। जो युक्तिकरण होता है जिसमें औचित्य स्थापन होता है, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति विभिन्न तर्क देकर अपने कार्य व्यवहार के उपयुक्त ठहराने का प्रयास करता है। आगे देखें, 76 नंबर, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, मालवेयर का, कंप्यूटरिंग का, बताएं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ये उदाहरण। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों की सूचना, तो ये तो गलत हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में निजता अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार, तो ये सही है। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने का अधिकार, ये भी गलत है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में निजता का जो अर्थ है वो अधिकृत व्यक्ति को ही डाटा के उपयोग का अधिकार। शैक्षिक तकनीक के मृद उपागम के जनक कौन थे? शैक्षिक तकनीक के मृद उपागम के जनक कौन थे, बताए तो ये B.F. स्किनर। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो शिक्षा तकनीक के उपागम है वो शिक्षा तकनीक, जो हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली उपागम, ये 3 है। कंप्यूटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कौन सा सही है, तो ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, जैसा कि आप नेट यूज करते ही हैं, बताए कौन सा सही है। तो देखते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होता है, तो ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। फिर देखिए, 1 MB में 1000 KB होती हैं, तो ये सही है। 1 GB में 1024 MB होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा।
और एक टीबी में 1000 चॉइस जीबी होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 नंबर, जो 1 MB में 1000 चॉइस केबी होती है। निम्नलिखित में से ई लर्निंग का लाभ कौन सा है? ई लर्निंग का लाभ, तो प्रशिक्षु विषय वस्तु की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्रतिपादन आसान व कम खर्चीला है, प्रशिक्षु अपनी सुविधा के समय प्रशिक्षण ले सकते हैं, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, ये था जो जनरल पेपर। इसके आगे जो सवाल होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे, हर एक सब्जेक्ट को SST, हिंदी, साइंस, मैथ सभी का जो पेपर हैं अलग अलग, तो सभी के पेपर करवा जाएंगे। आप चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। 81 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल सुमेलित करना है, तो देखिए उपाधियों का निषेध या उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में है, बताएं। तो मिलान करते हैं, जो उपाधियों का निषेध है वो अनुच्छेद 18 में है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे। फिर धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये किस में है, तो ये 26 के अंदर है। फिर अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण, तो ये किस में है, तो ये 29 में है। और शिक्षा का अधिकार, तो ये 21 क में है। तो देखिए सम्मिलित करते हैं, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, ये संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ने का आह्वान करता है, ये नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का आह्वान करता है, इस संशोधन से संविधान में एक नया भाग और 16 अनुच्छेद जोड़े गए, तो ये गलत हो जाएगा 4 नंबर वाला। कौन सा सही पूछा है, तो ये तीनों सही है, तो 1 2 3 ये किस में सही है, 1 नंबर में ही सही है। आगे का सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देखिए किस कर्तव्य को किया गया है, देश की हितों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य, आयकर अदा करना ये नहीं होगा। फिर हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो 1 3 4 किस में है, 4 नंबर में ये सही है। इन कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कालक्रम के अनुसार बताना है, तो देखते हैं जो LM सिंघवी समिति है ये तो 1986। फिर जो BR मेहता समिति है, BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तो 1957। फिर GV के राव समिति, तो GV के राव समिति 1985। और अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति 1977। तो देखिए अभी सबसे पहले कौन सा आएगा, BR मेहता समिति, 2 4 3 1, 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपको याद करना है तो। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, बताएं। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये करता है भाग 11। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अगर बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। कितने भाग है, 22 भाग है। थोड़ी तबीयत खराब है साथियों, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट बन रहा है। और जो भाग 10 है इसमें अनुसूचित और जनजातियों का क्षेत्र है भाग 10 में। और भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों का संबंध है भाग 11 में। भाग 12 में बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है इसमें। और भाग 13 की बात की जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
व्यापार वाणिज्य और समागम है, इनको लेकर सीधा सवाल आता है। सीधा पूछा जाता है कि संघ और राज्य का संबंध, तो भाग 11 में वीज संपत्ति और सुविधावाद, तो ये भाग 12 में ऐसे करके सवाल आते हैं। आगे देखेंगे, आप साथ साथ उत्तर देते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो देखिए, सबसे पहले संप्रभु, तो सब में संप्रभु है। फिर आएगा समाजवादी, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर होएगा। पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। आगे देखेंगे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? बार बार सवाल पूछा गया ये परीक्षा में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताए। तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल के बारे में बात करें 86 नंबर के, तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। याद रखेंगे, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह तक लागू रह सकता है? तो देखिए, 6 माह, 3 सप्ताह, 9 माह, 6 सप्ताह, बताए। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये रह सकते हैं 6 सप्ताह। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, सचिदानंद सिन्हा, बताए। तो ये किया B.N. राव ने, संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव ने कार्य किया, जबकि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। याद रखेंगे। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 14वां संविधान संशोधन, 93वां प्रथम संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन, बताए। तो ये था प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये 1951 में जोड़ी गई थी और इस अनुसूची में भूमि संबंधी कानूनों का प्रावधान किया गया था और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही शामिल थी। याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? बताए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा की आवश्यकता होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो ये 5 वर्ष है, याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से असुमेलित को देखना है। असुमेलित कौन सा है? तो देखते हैं असुमेलित कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, सही है। आगे देखेंगे। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क श। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास राज्य अनुच्छेद क ज। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से पृथक करना। ये अनुच्छेद 50 में है, ना कि 49 में है। तो 4 नंबर जो असुमेलित है। आगे देखेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को देखना है। तो देखिए कौन सा असत्य कथन है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, तो ये सही है। सीधा सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये भी याद रखें। जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी, तो ये सही है। दूसरा सवाल, दूसरा देखिए ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि तक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। असत्य कथन के बारे में पूछा था, क्योंकि
ये 6 वर्षों तक होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। तो 2 नंबर असत्य कथन हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा भारत की संसद का ऊपरी सदन है, तो ये भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं, तो ये भी सही है। तो 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, तारांकित प्रश्नों के संबंध में असत्य कथन देखना है। तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में असत्य कथन देखना है। तो देखिए, ये लिखित प्रश्न होते हैं, नहीं, ये होते हैं मौखिक होते हैं, तो 1 नंबर असत्य हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न 10 दिन की पूर्व सूचना पर पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न पर 2 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी सही है। ये मौखिक प्रश्न होते हैं, ना कि लिखित, तो 1 नंबर हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, संयुक्त सत्र में, बताएं। तो ये कहता है केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। 55 का 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 109(1) में धन विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय, किंतु भावना में एकात्मक। बार बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट, अभी वापस पूछा जा सकता है, बताएं। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो है प्रकृति में संघीय, किंतु भावना में एकात्मक। 6 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाए, तो एक संघात्मक और दूसरा एकात्मक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल, बताए। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। कौन नहीं थे? तो देखिए, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और A.V. अलेक्जेंडर भी थे। 2 नंबर ये नहीं थे। इसके बारे में अगर बात करें तो 24 मार्च 1946 को, कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट शिष्टमंडल भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे। ये भी पूछा जा सकता है कितने सदस्य थे, तो ये 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। तीनों के नाम आप देख लीजिए। जिसमें ये पैथिक लॉरेंस है वो राज्य सचिव थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो व्यापार बोर्ड के प्रधान थे, और A.V. अलेक्जेंडर थे वो नौसेना विभाग के थे। आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सी समिति बनाई गई, बताए। अनुबंध समिति, नरसिंह समिति, राजमन्नार समिति, संतानम समिति, बताए। तो ये बनाई गई थी राजमन्नार समिति। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने 2 सितंबर 1969 को राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्रह्मलिपि का प्रयोग नहीं किया गया? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्रह्मलिपि का प्रयोग नहीं किया गया? सारनाथ में, धौली में, शाहबाजगढ़ में, इनमें से कोई नहीं, बताए। तो ये शाहबाजीगढ़ है, शाहबाजगढ़। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? इंपॉर्टेंट सवाल, बताए। परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो सभी में भाग लेने वाले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में। द्वितीय कब हुआ? तो 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे देखिए, सही उत्तर का चयन करना है, सुमेलित करना है। देखिए, शासक दिए गए हैं और उनकी रानी दी गई हैं, रानियाँ दी गई हैं। तो देखिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम है, वो है कुमार देवी। फिर देखिए समुद्रगुप्त है, तो ये दत्तादेव। और समुद्रगुप्त द्वितीय की है कुबेर नागा, और कुमारगुप्त की है अनंत देवी। ये राइट आंसर हो जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं। परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, समाचार पत्र और संस्थापक कौन सा सही नहीं है ये बताना है हमें। तो जो अल हिलाल है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो ये तो सही है। न्यू इंडिया है तो एनी बिसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो एनी बिसेंट। परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे ही सीधा सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर सुमेलित करने को लेकर है, बताए। फिर है तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत हो जाएगा। फिर है सवाद कौमुदी, तो राजा राम मोहन, तो ये सही है। अगर साथियों इसमें बात करें तो तहजीब उल अखलाक के संस्थापक कौन है, अगर ये पूछा जाए तो सैयद अहमद खान है। ये उर्दू भाषा में 1871 से 1897 के बीच लिखा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, सर सैयद अहमद खान है। आगे देखिए, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए जिन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जो विलय किया गया था उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे पहले विलय किसका हुआ था? पहले तो देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी थे, 1848 से 56 के व्यक्तिगत सिद्धांतों के अंतर्गत विलय किए गए ये प्रवेश है, जिसमें सतारा को किया गया था 1848 में। कब? 1848 में। फिर जैतपुर और संबलपुर फिर किया गया था। बघाट को किया गया था, और बघाट को किया था 1850 में। फिर किया गया था झांसी को, तो झांसी को किया गया था 1853 में। और उदयपुर है ये, उदयपुर, तो इसको किया गया था 1852 में। तो देखिए, सबसे पहले कौन है? 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहीं पे है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। और अवध जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर, तो पूछा जाता है किस राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर इसका विलय किया गया था? तो अवध है। कब किया गया था? 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। आगे देखिए, सुमेलित करना है। नीचे दिए गए सही उत्तर देखना है। एक तरफ दर्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिए गए हैं। तो देखिए, सुमेलित करते हैं। जो न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन का नीचे है, 3 नंबर पे है तार्किक चिंतन। फिर है मीमांस दर्शन, तो मीमांस दर्शन का है वैदिक अनुष्ठान करना। और फिर है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन का है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन का है आत्मज्ञान। एक 105 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध हुआ? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 17 मई 1540 को। कहाँ पे हुआ? तो कन्नौज के पास बिलग्राम का। ठीक है, तो किन 2 शासकों के मध्य हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताए। तो ये होता शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वाचित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? निम्नलिखित में से किस मुख्य कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आपके सामने ये ऑप्शन है। तो ये था चौरी चौरा में हिंसा हुई थी। चौरी चौरा में जो हत्याकांड था उसके कारण। इसके बारे में अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस लिया। और गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। कब से घोषणा की थी? तो बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाकर। सवाल पूछा गया सवाल है ये। गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? गदर पार्टी में, तो गदर पार्टी में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, लाला हरदयाल है, पंडित रामचंद्र है, बरकतुल्ला खां है, खुदीराम बोस नहीं है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। 19 अप्रैल 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस उद्देश्य से? तो पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से, याद रखेंगे। और अमेरिका कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। ये सवाल देखेंगे। अगर देखिए, इसमें अगर कौन कौन थे तो देखिए, लाला हरदयाल इस संस्था में मनीषी पद प्रदर्शक थे।
और रामचंद्र बरकतुल्ला खां, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करता सिंह सराभा और पंडित कांसीराम, ये प्रमुख थे इसमें। आगे देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये किसका कथन है बताए? तो ये है एनी बेसेंट का कथन है। 96 और उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो इन्होंने की थी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? तो ये दिसंबर 1924 में 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी-दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? बताएं। परीक्षा में बार बार पूछने लायक सवाल। तो इन्होंने की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा की थी। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, बताए। तो देखिए कौन सी विशेषता नहीं है। पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी, बराबर है। विशाल स्नानागार सही है। गोदी बड़ा, ये भी सही है। प्रथम असली मेहराब, ये 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो असुमिलित है, विशेषता नहीं है इसकी। इसके बारे में अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बचाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और पक्की ईंट से बने इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है और इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम या मोटार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं है? नरम दल का नेता नहीं है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कौन नरम दल का नेता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले थे, एम.जी. रनाड़े थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, अरविंद घोष ये नहीं थे। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अरविंद घोष है वो गरम दल के नेता थे और गरम दल के 4 स्तंभों में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से ये एक थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ढाका में, लाहौर में, कलकत्ता में, कराची में, बताएं। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? बताएं, इंपॉर्टेंट सवाल। तो ये हुआ कराची में। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। आगे देखेंगे। वर्ष 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े नाना साहिब ने कहाँ का नेतृत्व किया? नाना साहिब ने कहाँ का नेतृत्व किया वर्ष 1857 में? तो इन्होंने किया था कानपुर का नेतृत्व नाना साहिब ने। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका असली नाम पूछा जाए तो इनका असली नाम था धोंदू पंत और स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े और पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, बताए। तो ये हुआ कालाशोक के शासनकाल में। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर हुआ? तो ये वैशाली में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह और या राजगिरी इति सप्तपणी गुफा में संपन्न हुई। और तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और जो चौथी बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। दीन दयाल इलाही की स्थापना किसने की? दीन दयाल इलाही की स्थापना किसने की? बताए। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। कब की? तो ये की थी 1582 में। कब की थी? 1582 में। किसने की? तो अकबर द्वारा की गई। याद रखेंगे, दीन दयाल इलाही की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में की गई। आगे देखेंगे। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाओं क्रियाकलाप संबंध है? कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है, बताएं।
तो ये है क्रमशः प्राथमिक व तृतीयक। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य आते हैं। फिर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो खनन, उत्खनन, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस, जल विद्युत। और तृतीयक श्रेणी में बात करें तो व्यापार, होटल, यातायात, संचार, वित्त, बीमा, रिटेल, लोक सेवा, रक्षा आदि आते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। ब्रिटिश की मौजूदगी में देशी पूंजीवाद में अवरोध आया, तो ये सही कथन है। अबंधितता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, तो ये गलत है। पूंजी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार, वाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया था और सर्वाधिक सदृढ़ बना रहा, ये भी सही है। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था, ये भी सही है। आगे देखिए, भारत में गरीबी का स्तर स्थापित होता है, गरीबी का जो स्तर है स्थापित होता है, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। तो घरेलू उपभोक्ता व्यय से 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कौन सा एक कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है, तो बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भंडारण सुविधा की कमी है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी है, परिवहन की कमी है, अनुकूल मंडी, ये कैसा हो सकता है? 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसके अगर बारे में बात करें तो देखिए भंडारण की सुविधा की कमी से ये भारतीय कृषि विपणन का प्रमुख दोष हो सकता है। फिर देखिए परिवहन की कमी से हो सकता है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी से कृषि विपणन में दोष हो सकते हैं, लेकिन अनुकूल मंडी ये तो लाभकारी हैं इसके लिए। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? परीक्षा में पूछने लायक सवाल, बताए किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये किया गया 1969 को किया गया। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए कौन कौन से सम्मिलित हैं, हम ये देखते हैं। देखिए, आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्येक विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी का विनिवेश। तो 6 नंबर जो है वो सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो ये है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नाबार्ड है, भारत में कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो ये 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, बताएं। तो अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र, ये 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र एक बाधा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिए गए हैं? कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये पूछा गया है, बताएं। अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिया? सूचित या जानकार होने का अधिकार, चयन का अधिकार, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, निवारण का अधिकार, बताएं। तो उपभोक्ता को ये चारों ही अधिकार दिए गए हैं, जानकारी प्राप्त होने का, चयन का अधिकार, प्रतिनिधित्व अधिकार, निवारण का अधिकार। आगे देखेंगे, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उपभोक्ता को अधिकार थे। उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? कौन सा है, बताएं। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कानून। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 2007 से 2012। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं
वर्षीय योजना की कालावधि है 2007 से 2012 और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास है जो दर वो 9% था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर हुई थी 8%। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन रहता है? भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, बताएं। तो ये है NSSO, 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्धनता का आकलन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं, बताएं। तो ये फंडी की खाड़ी, 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में सर्वोच्च ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आते हैं और समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा की संज्ञा दी जाती है। परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। मानसून वनों को नाम से जाना जाता है, मानसून वनों को किस नाम से जाना जाता है बताएं। तो इनको जाना जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसून वन। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। परीक्षा में बार बार सवाल पूछा गया है, एक बार वापस पढ़ लीजिए। मानसून वनों को जाना जाता है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखेंगे। इसके अलावा इसके बारे में बात करें तो इस प्रकार के वन उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिम घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की जाती है। असत्य कथन को देखना है, इसमें से असत्य कथन देखना है। देखिए, देशांतरीय यमोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं, तो सही है। सभी देशांतरीय यमोत्तर की जो लंबाई समान रहती है, तो ये भी सही है। देशांतरीय यमोत्तर वृत्ताकार होते हैं जो ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतरीय यमोत्तर को प्रधान यमोत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो ये भी सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो देशांतरीय यमोत्तर अर्ध वृत्ताकार होते हैं, याद रखेंगे। मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है? मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है बताएं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ये तो 2 ऑप्शन तो एक ही हो गए। मिंडानाओ खाई किस महासागर में स्थित है बताएं। तो ये प्रशांत महासागर में है मिंडानाओ खाई। और मिंडानाओ खाई को फिलीपींस डीप या फिलीपींस गर्त भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसकी लगभग गहराई कितनी है? तो 34,440 फीट इसकी गहराई है। मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं सौरमंडल में, समताप मंडल में, सौरमंडल व समताप मंडल में, सौरमंडल, ओजोन मंडल और समताप मंडल में, बताएं। तो ये होते हैं सौरमंडल में। मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन सौरमंडल में होता है। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी, ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है, कितनी बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछने लायक सवाल। तो ये होती है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अच्छा सवाल है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, तो कौन सा सही सुमेलित है हमें ये बताना है। सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये प्रधान मध्य रेखा होगी, तो ये असुमेलित हो जाएगा। फिर देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये कर्क रेखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये अंटार्कटिक व्रत, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल 4, तो ये 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पवन को बर्फ भक्षक कहा जाता है? बर्फ भक्षक किस पवन को कहा जाता है बताएं। तो ये कहा जाता है चिनूक हवा को बर्फ भक्षक हवा कहा जाता है, क्योंकि चिनूक पवनें सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है और ये इतनी शुष्क होती हैं कि इन्हें बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। ये अक्सर स्थानीय लोगों के लिए माइग्रेन के सिर दर्द का कारण बनती हैं। आगे देखिए, नगर दिए गए हैं, उद्योग दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है, बताएं। देखिए, सुमेलित करते हैं। नगर और उद्योग दिए गए हैं,
तो डेट्रायत जो यूएस है वो ऑटोमोबाइल। फिर देखिए पिट्सबर्ग यूएस है, ये है लोहा एवं इस्पात। हैम्सबर्ग जर्मनी है, तो ये पोत निर्माण। और ओसाका जापान है, सूती वस्त्र। ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में तो ज्वार होगा। ज्वार कैसा होगा बताएं। तब होगा दीर्घ ज्वार होगा। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होगा तब दीर्घ ज्वार होगा। और पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आता है ये। और जो लघु ज्वार होता है वो प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तिथि को उत्पन्न होने वाले ज्वार जो सामान्य ज्वार से कम ऊंचे होते हैं वो लघु ज्वार होते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम होगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है, बताएं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग कितना है, तो ये है 2.17 गुना। 2.17 गुना। तो 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, तो ये उपरोक्त सभी हैं। ज्ञानात्मक भी है, अवबोधात्मक भी है, कुशलात्मक भी है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आगे देखिए, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। किलपैट्रिक के अनुसार बताएं। तो किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। तो ये ग्लोब है। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है, जैसा कि आपको पता है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। आगमन, निगमन, स्रोत विधि, परियोजना विधि। तो ये होते हैं आगमन विधि में। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। अच्छी नागरिकता है, चरित्र निर्माण है, अवकाश का उचित उपयोग है, ये नहीं होगा। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा। भौगोलिक यात्राएं सहायक सामग्री कहलाती है। भौगोलिक यात्राएं सहायक सामग्री कहलाती हैं, तो ये क्रियात्मक सामग्री। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी सामग्री आएगी, जैसे देखिए प्रयोगशाला है, मेले है, भ्रमण है, सर्वेक्षण है। एक उत्तम परीक्षण कौन सा होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण कौन सा होना चाहिए, तो देखिए उत्तम परीक्षण जो है वो विश्वसनीय भी होता है, विविधकारी भी होते हैं, वैध भी होता है, उपरोक्त सभी। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु, तो ये एपिडाइस्कोप। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रक्षेपी सहायक साधन है, जिसमें कौन कौन सा आते हैं, तो फिल्म स्ट्रिप आते हैं, प्रोजेक्टर आते हैं, स्लाइड आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर देखिए इतिहास है, राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, दर्शन शास्त्र नहीं है। आज का अंतिम सवाल, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो देखिए उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुच्छेद के परिणामों की तुलना करना, उपरोक्त सभी। जो 1 से 80 तक सवाल हैं आगे के जो सामान्य जीके के हैं वो भी इसके पीछे जुड़े जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।